भारतीय संविधान सभा के गठन और कार्य से संबंधित इस व्याख्यान श्रृंखला के द्वितीय भाग में आपका पुनः स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान सभा के कैबिनेट मिशन की संस्तुति के उपरांत गठन और निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में कुल 389 सीटें निर्धारित की थीं, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के अधीन 11 प्रांतों में से चुने जाने थे, जबकि देसी रियासतों से 93 सदस्य संविधान सभा हेतु नामित किए जाने का प्रावधान किया गया था। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि संविधान सभा में न केवल गवर्नरों के द्वारा संचालित प्रांतों अपितु देसी रियासतों से भी सदस्य संविधान सभा में पहुँचे। ब्रिटिश भारत के प्रांतों के 296 सदस्य निर्धारित किए गए थे। उन 296 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नर शासित 11 प्रांतों, जो कि मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा और पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, बंगाल और असम से निर्वाचित होने थे, तथा 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा और बलूचिस्तान तथा कुर्ग से चुने जाने थे। चीफ कमिश्नर प्रांत वर्तमान भारत के संघ शासित क्षेत्रों की भांति थे, जो कि सीधे भारत के वायसराय के अधीन संचालित होते थे। प्रांतों और देसी रियासतों को जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थीं। अनुमानतः एक संविधान सभा के सदस्य के लिए 10 लाख की संख्या निर्धारित की गई थी कि एक संविधान सभा का सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, और तत्कालीन भारत की जनसंख्या के आधार पर ही संविधान सभा में उक्त सीटें निर्धारित की गई थीं। ब्रिटिश भारत के प्रांत को आवंटित सीटें 3 प्रमुख समुदायों में विभाजित की गई थी। चूँकि मुस्लिम लीग की सदैव से यह मांग रही थी कि वे अल्पसंख्यक वर्गों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व संविधान सभा में चाहते हैं, कैबिनेट मिशन द्वारा न केवल मुस्लिम समुदाय अपितु सिख समुदाय के लिए भी निश्चित मात्रा में सीटें निर्धारित की गईं। तीसरी प्रकार की सीटें सामान्य वर्ग की थीं, जिनसे कोई भी सदस्य चुन करके संविधान सभा में पहुंच सकता था। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा निश्चित किया गया। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के स्वरूप से ही संविधान सभा के सदस्य तत्कालीन प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुने गए थे। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए तय किया गया कि उनका मनोनयन किया जाएगा, और मनोनयन की शक्ति देसी रियासतों के तत्कालीन शासकों को प्रदान की गई थी। वे जिसे चाहें उसे संविधान सभा के लिए मनोनीत करके भेज सकते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संविधान सभा का न केवल निर्वाचन के द्वारा अपितु मनोनयन के द्वारा गठन किया गया था। यद्यपि निर्वाचन अप्रत्यक्ष था, जनता द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन नहीं किया गया था। उसके स्थान पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में
कराए गए। इन चुनावों में कांग्रेस को आशानुरूप सर्वाधिक 208 सीटें प्राप्त हुईं, जबकि मुस्लिम लीग को 73 तथा अन्य को 15 सीटें प्राप्त हुईं। देसी रियासतों की सीटें पूरी तरह से नहीं भर सकी, क्योंकि अनेक देसी रियासतों के शासकों ने संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे और उन्होंने संविधान सभा से पृथक रहना स्वीकार किया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की स्वीकृत होने के बाद अधिकांश देसी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेज दिए और इस प्रकार संविधान सभा में रियासतों का भी प्रतिनिधित्व हो गया। सर्वप्रथम अप्रैल 1947 में 6 प्रमुख रियासतों बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा और उदयपुर के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित किए गए थे। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि संविधान सभा का यद्यपि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं किया गया था, किंतु उक्त संविधान सभा में सभी धर्मों, संप्रदायों और वर्गों का प्रतिनिधित्व था। संविधान सभा में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के 30 सदस्य भी चुने गए थे, जो कि स्वतंत्र भारत के लिए एक अभूतपूर्व स्थिति थी। संविधान सभा की आधिकारिक मुद्रा या मोहर को हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें कि एक हाथी की प्रतिकृति दिखाई देती है। अब यदि हम बात करें संविधान सभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किन व्यक्तियों ने किया, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम यहाँ हम देख सकते हैं। संविधान सभा में राजस्थान से 12 सदस्य चुने गए थे या चुने गए एवं मनोनीत हुए थे, जिन्होंने संविधान सभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। सर्वप्रथम थे श्री मुकुट बिहारी लाल भार्गव, यह अजमेर मारवाड़ चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। दूसरे थे श्री वीटी कृष्णामचारी। तीसरे हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे, जो कि बाद में स्वतंत्र भारत के राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे। इसके बाद थे खेतड़ी के सरदार सिंह, जसवंत सिंह, राज बहादुर, ये भरतपुर रियासत से मनोनीत हुए थे। माणिकलाल वर्मा उदयपुर रियासत से मनोनीत हुए। गोकुललाल असावा, रामचंद्र उपाध्याय, बलवंत सिंह मेहता, ये उदयपुर से आते थे। बलवंत सिंह मेहता के बारे में एक मुख्य बात यह है कि संविधान के निर्माण होने के उपरांत सर्वप्रथम संविधान पर हस्ताक्षर करने का श्रेय इन्हीं श्री बलवंत सिंह मेहता को है। एक संविधान सभा के राजस्थान से एक अन्य सदस्य थे श्री दलेल सिंह। इसके अतिरिक्त जोधपुर से जयनारायण व्यास को भी संविधान सभा के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। जयनारायण व्यास बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। अब हम बात करेंगे संविधान सभा के स्थान के बारे में। चूँकि 1947 तक ब्रिटेन की द्वारा संचालित किए जाने वाले भारत के शासन के समस्त आधिकारिक कार्यालय दिल्ली में स्थानांतरित कर दिए गए थे तथा दिल्ली में ही केंद्रीय विधान परिषद संचालित होती थी। अतः संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब वर्तमान में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है, में हुई थी। पहली बैठक में कुल 211 सदस्य ही उपस्थित हो सके थे, क्योंकि मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया गया था। उक्त चित्र हम देखें तो इसमें हमें पता चलता है कि वर्तमान संसद भवन ही संविधान सभा का कार्यालय या संविधान सभा का स्थान थी। अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है संविधान सभा के पदाधिकारी।
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई। अब किसी भी बैठक की कार्रवाई का संचालन करने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने जाने से पूर्व फ्रांसीसी व्यवस्था की तर्ज पर संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना और उन्हें ही संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में श्री हरेंद्र कुमार मुखर्जी को चुना गया, जबकि BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अब बात आती है कि चूंकि भारत की संविधान सभा ने अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक के साथ प्रारंभ कर दिया था, किंतु तत्कालीन समय में भारत अनेक मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा था, जिनमें मुस्लिम लीग के पृथक पाकिस्तान की मांग तथा उसके बाद विभाजन आदि मांगों विभाजन के उपरांत उपस्थित परिस्थितियों के निवारण के भी का भी एक चुनौती तत्कालीन भारत के राजनीतिक नेतृत्व के सम्मुख थी। उससे पूर्व भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटेन की संसद ने लागू कर यह तय कर दिया कि अब भारतीय ही अपना शासन चलाने के लिए अधिकृत होंगे और भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाएगा। इस विधेयक का संविधान सभा की स्थिति और शक्ति पर भी व्यापक प्रभाव देखने को मिला। इस अधिनियम के पारित होने के उपरांत संविधान सभा पूर्ण रूपेण संप्रभु थी और किसी भी प्रकार का संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र थी और संविधान सभा को ब्रिटिश संसद के किसी कानून के संशोधन अथवा समापन का अधिकार भी प्राप्त हो गया था। संविधान सभा को इस अधिनियम के द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण दायित्व भी मिला, वो था भारत देश के लिए विधायिका के रूप में कार्य करना। संविधान सभा का निर्माण और विधायी कार्य यद्यपि पृथक पृथक किए जाने थे, किंतु दोनों के सदस्य एक ही थे। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई, जिसमें गणेश विद्यार्थी मावलंकर को विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की जाती थी, लेकिन जब संविधान सभा के सदस्य विधायी कार्यों के लिए समवेत या एकत्रित होते थे तो उस बैठक की अध्यक्षता गणेश विद्यार्थी मावलंकर करते थे, जो कि अपने आप में विधि निर्माण की एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप महत्वपूर्ण न केवल महत्वपूर्ण अपितु एकमात्र संस्था भी थी। इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम का एक सर्वप्रमुख प्रभाव यह हुआ कि मुस्लिम लीग के सदस्य जो कि संविधान सभा का बहिष्कार कर रहे थे, अब भारतीय संविधान सभा से पूर्ण रूपेण पृथक हो गए। इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 के स्थान पर 299 ही रह गई। भारतीय ब्रिटिश प्रांतों से 229 सदस्य, जबकि देसी रियासतों से 70 प्रतिनिधि इस हेतु निर्धारित किए गए थे। तत्कालीन 11 ब्रिटिश प्रांतों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व संयुक्त प्रांत को प्राप्त था, जबकि देसी रियासतों में सर्वाधिक सीट मैसूर को दी गई
जिसके 7 सदस्य संविधान सभा में प्रतिनिधि थे। अब हम बात करें संविधान सभा की स्थिति की, तो संविधान सभा और विधायिका, जो कि संविधान सभा विधायी कार्य भी करती थी, वह दोनों ही एक सदनीय निकाय थे। ब्रिटिश भारत की केंद्रीय विधान परिषद का स्थान भी संविधान सभा ने ले लिया था, जो कि विधायी कार्यों का निर्वहन संविधान निर्माण के दायित्वों से पृथक होकर करती थी। सभा की बैठकों में प्रेस और जनता को भी स्वतंत्रता से भाग लेने का अधिकार था। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने भारत की संविधान सभा के निर्माण के विभिन्न चरणों और प्रक्रिया को समझा। इसके अतिरिक्त हमने भारत के स्वतंत्रता अधिनियम के संविधान सभा पर हुए व्यापक प्रभावों को भी जाना। अगले अध्याय में हम भारतीय संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।